बजट क्योंकि चुनाव वाला है इसलिए उम्मीदें बहुत हैं। और क्या क्या है वो उम्मीदें, किस किस क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, सुनिए। आज के बजट में मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है, जबकि एटीसी में टैक्स छूट की जो सीमा है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख की जा सकती है। वहीं मेडिकल खर्च और परिवहन भत्ते पर टैक्स छूट एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। पहले परिवहन पर 19,000 जबकि मेडिकल पर 15,000 की टैक्स छूट मिलती थी, जिसे खत्म करके एक मुश्त 40,000 टैक्स छूट की गई थी, जिसे अब एक बार फिर शुरू किया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली जो तनख्वाह है उसे भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। वहीं बजट में रेलवे और मेट्रो को मिलने वाली सौगात पर भी नजर रहेगी। बजट में रेलवे की दशा सुधारने के लिए 75,000 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। साथ ही 16 शहरों में मेट्रो परियोजना का ऐलान भी हो सकता है। वहीं गरीबी दूर करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार इस बजट में गरीबों के लिए कई ऐलान कर सकती है। बजट में हर गरीब को एक तय न्यूनतम रकम देने के लिए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद गरीबों को हर महीने एक तय रकम मिल सकती है। मोदी सरकार सब्सिडी के साथ इस योजना को भी चलाना चाहती है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत गरीब के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आ सकते हैं। मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए भी लुभावनी योजनाएं लाने की तैयारी है। आज किसानों के लिए बजट में बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत उन्हें प्रति एकड़ 4 से 12,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। सरकार के इस राहत पैकेज का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकता है। इसके साथ जो किसान अपना कर्ज समय से चुका देते हैं उनका ब्याज भी माफ किया जा सकता है। वहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कृषि स्टार्टअप को मिली जो छूट है वो 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी आज आने वाले बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी हां, सरकार इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही रक्षा सौदों के लिए बड़ी रकम का प्रावधान भी किया जा सकता है। बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐलान किए जा सकते हैं, जिसके तहत छोटे कारोबारियों को दिए गए लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिल सकती है। इस ऐलान का फायदा सालाना 5 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिल सकता है। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए 10 लाख तक मुफ्त दुर्घटना बीमा का ऐलान भी हो सकता है। अगर बजट में इसका ऐलान होता है तो करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिल सकती है। यही नहीं, छोटे कारोबारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये सब उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं क्योंकि ये सब चर्चाएं हो रही हैं। किसानों के पास हम गए थे, हमारे साथ दीपक बिष्ट मौजूद हैं जो किसानों के बीच बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे थे कि किसानों को मिलता तो कुछ नहीं, बातें बहुत सारी होती हैं। तो ये जो जितनी बातें हो रही हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की या ये कि भाई कुछ ना कुछ गरीब को सीधा मिल जाएगा, इस पर किसानों के बीच में कुछ उम्मीद है या वो उनको अपना वो सीधा फसल के दाम से ही मतलब रखे हुए हैं? वो बात करते हैं किशोर, क्योंकि कुछ यहाँ पर किसान हैं हमारे साथ। ताऊ ये बताइए, सरकार की तरफ से कई योजना है कि आपको जिस तरह से पेंशन या किसानों की पर मंथ महीने की जो है आय एक निश्चित हो जाए, और क्योंकि पहले आप गेहूं का समर्थन मूल्य मांगते थे, फसलों के वो सही दाम मांगते थे, इस बार आपको क्या अपेक्षाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं बजट से, क्या क्या चाहते हैं? किसानों को जी बजट में तो ये वेट को हटा दें, मैं जीएसटी को हटा दें, इन्हीं से तो महंगाई बढ़ी है। इनको हटा दें तो बजट सही पेश हो जाएगा और जितना सस्ता कर सके उतना कर दें। कभी 50 रुपये का यूरिया का कट्टा आता था, आज वो काफ़ी महंगाई पकड़ गया। 50 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपये में हो रहा है। 2 पैसे घटा में 2 पैसे बढ़ा दें, अधसेरा का आगे पौसेरा धर दें, दादी को मन राजी कर दें, इनको कुछ नहीं है। आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ उनको नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो मिली ही नहीं है, हमें तो 80 साल की उम्र हो रही, मिला ही नहीं पेंशन। आप किस तरह का बजट चाहते हैं, क्योंकि कुछ देर में बजट पेश होना है? मुश्किलें सबसे बड़ी तो ये है कि किसानों की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और के लिए तो कोई मुश्किलें है नहीं। सब हमारे घर भी ढहे जा रहे हैं, सब परेशानियाँ ढही जा रही हैं, और तेल में भी और बढ़ोतरी होती जा रही है, कम की कोई बात ही नहीं है।
जो भी सरकार आ रही किसान के लिए ही हानिकारक हो रहा है और किसी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस बार चाहता है क्योंकि काफी सारी उम्मीदें आप लोगों को हैं बजट से। हाँ, उम्मीदें तो हैं, अगर जो सरकार कोई ठीक से आ जाए तो हो सकता, नहीं तो कोई उम्मीदें तो फेल होती चली जाए। कमी चाहते हैं आप लोग इस बार? कमी तो सब चीज़ पे, ये डीजल है और बिजली है और ये हर चीज़ पे पेट्रोल है, सब ये हमारा अनाज है, रसोई है, सब ये पेंशन है बुजुर्गों जी। दीपक मतलब किसानों को भी यतीश राजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतीश, आपने सुना किसान भी जो बोल रहे हैं, किसान भी ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सारी चीजें सबको मिले जा रही है, हम देख रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। वाजिब है उनका कहना कि कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है, कीमतें घटती हैं, उनकी आय तो कमी होती जा रही है। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन कि सरकार कुछ देगी इस बार बहुत लाजमी है। और मेरे ख्याल से जो बेसिक इनकम उनका एक्सपेक्टेशन कुछ लग नहीं रहा उसकी, मतलब वो कह रहे हैं कि हर सरकार आ रही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अब जब सवाल ये पूछा गया शेष जी, तो आपने सुना उन्होंने कहा कि अब कोई इंडिफरेंस है, और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा अब कोई ढंग की सरकार आए या कोई ऐसी सरकार आए जो कुछ दे, तो मतलब इस सरकार से भी उम्मीद चली गई। इनडिफरेंट जो एटीट्यूड है, एक्चुअली कृषि को दिक्कत यह है, बहुत ईमानदारी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कृषि को, सी सुब्रमण्यम के बाद, स्वामीनाथन के बाद किसी ने ठीक से समझा ही नहीं। और जो कुछ भी किया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्मन बोरलॉग को बुला के कृषि क्रांति करवाई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद आप देखें कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वहाँ जो ट्रैक्टर आए थे, और ये सरप्लस की बातें हैं, ये किसान जो हमारे किसान जिनसे बात करें, सरप्लस की बात, तमाम बिना लैंड वाले जो किसान हैं वो भी तो किसान हैं, खेती पे डिपेंडेंट हैं। और हमारे गांव में ठाकुरों की ज़मीन अधिया पे लेके जो शेड्यूल कास्ट के लोग काम कर रहे हैं वो भी तो किसान हैं। अगर 12,000 रुपये एक एकड़ का जमा होगा तो उनके अकाउंट में थोड़ा जमा होगा, तो मेरे अकाउंट में जमा होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें फ्लॉड हैं। इनको इकोनॉमी की समझ बेसिक डेवलप करनी पड़ेगी कि किसान कौन है, पहले तो इतना कर लें। किसान की डेफिनेशन जो लैंड होल्डिंग है, तो लैंड होल्डिंग तो बम्बई में बैठे हैं लोग 50-50 एकड़, यहाँ नोएडा में लोग। आलोक जी, जब वो कह रहे हैं ना कि वो ये नहीं कि वो इस सरकार से निराश हैं, वो सारी सरकारों से निराश हैं, तो वो उम्मीद ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ भी हो। देखिए, बिल्कुल कमियां रही होंगी कांग्रेस की शासनकाल की सरकारों से भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी जी जो इतने बड़े बड़े वायदे करके मर किसान मर जवान का नारा देकर आए थे, आज उनको जवाब देने का समय है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का चाहे फर्स्ट फेज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे वो वाइट रेवोल्यूशन हो, चाहे वो पिंक रेवोल्यूशन हो, हर समय पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। मोदी साहब से हम केवल ट्रॉपिकल कंट्री की वजह से रही होगी। हाँ, एक ट्रॉपिकल कंट्री, उष्ण कटिबंधीय, एक मिनट सर, बहुत टेक्निकल विषय, उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ पर बाढ़ का असर भी ज्यादा है, सूखे का असर भी ज्यादा है, और जितने वाटर रिसोर्सेज हैं सारे कोई भी सरकार यूज कर ले, इसमें सरकार की कमी क्यों होगी? मतलब सरकार 35% से ज्यादा इरिगेशन आपको काम करना चाहिए। सर इसके लिए DADP प्रोग्राम आया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, तमाम तरह के पिसीकल्चर हो, सिल्वीकल्चर हो, तमाम तरह की नीतियां आई। ऐसा नहीं है एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, एरिड जोन के लिए एरिड जोन पे कितना रिसर्च हुआ? इजराइल के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, किसान की आमदनी कितनी हो रही है? मेन बात ये ना, किसान की आमदनी नहीं हो रही ना। आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि इजराइल ने क्या किया, आज सवाल ये है कि मोदी जी ने जो कहा था, किससे कंपेयर करें? 1947 से आप बैठे हैं सर, 1947 से आप बैठे हैं, सब आगे निकलते चले गए। 1947 में जब हम देश हमारा कंपेयर करें, ना कोरिया से कंपेयर करें, ना चाइना से कंपेयर करें, ना इजराइल से कंपेयर करें। सर 243 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,10,000 है। PL 480 साइन किया था USA के साथ, लाल गेहूं लेते थे। आज जिस समय पर इनकी सरकार आई मोदी साहब की, तो ऑफिशियल फेलियर ही थी भाई। सर किसकी फेलियर थी? वो तो कांग्रेस की फेलियर थी। अरे सर ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ पर खाने के लिए नहीं था सर, खाने के लिए नहीं था तो क्या करेंगे, कहीं से तो मंगाना था। आज नहीं सर, आज सिचुएशन ये है कि जिस समय पर मोदी जी की सरकार आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि 3 साल के अनाज के भंडार भरे हुए। ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की है, लेकिन हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी ने जो बड़े बड़े भाषण दिए थे कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसान का पैसा बकाया वापस हो जाएगा, उसका क्या हुआ?
आज सवाल यह है कि 50% 4 साल में खाद की कीमत कैसे बढ़ गई? आज आप सवाल जब यह है कहते कि हैं- 300% इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की कीमत कैसे बढ़ गई? आपने जैसे ही कहा ना कि इजराइल से कंपेयर मत करिए, उसके बाद से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर बीज की कीमत 500% कुछ सुनाई नहीं दे रहा साहब। आप करें क्यों ना, हम क्यों ना करें कंपेयर, देश की जनता कंपेयर न करे। हम तो कह रहे हैं कंपेयर, मुझे बोलने दो। मैंने कंपेयर ही तो किया सर। एक मैं मिनट केवल ये पूछ रहा हूं कि क्या व्हीट का, राइस का, केवल 2 चीजों का भी एमएसपी दिला पाए? एक मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कुछ इल्जाम लगाए, सुनते हैं। Government sources have been sending pointers to various media people to try and influence the narrative ahead of the budget. Now, if these pointers actually find reflection in the budget speech of the finance minister, this would tantamount to a budgetary leak. बजट लीक मतलब इनका आरोप है कि जैसे हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये चर्चा जो कयास लगाना, कयास तो हर एक बजट में लगाए जाते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ नहीं सच होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीक हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि पॉइंटर्स दिए सरकार ने। पॉइंटेड होगा तो बात होगी, वरना इस तरह कयास तो हम करते ही रहे हैं, हमेशा करते हैं। नहीं, जरा आलोक की बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सरकारों की ज्यादातर फोकस इस पे रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, किसानों की मतलब खेती की सोइंग एरिया बढ़ रहा है, इस बार घटा है सर। प्रोडक्शन बढ़ रही है, रबी की क्रॉप का सोइंग एरिया 5% घटा है सर। ये सब चीजें फोकस कांग्रेस सरकार का इनकम में नहीं रहा। हाँ, किसान की इनकम पे नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी पे रहा और एक ओवरऑल नंबर पे रहा। अब ओवरऑल नंबर में किसान कहीं मतलब गुम हो गया। उसको नहीं किसान एग्रीकल्चर जैसे डिफेंस के लिए अलग से, रेल के लिए अलग, किसान के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी अभी देखेंगे आप होगा उसमें वो नहीं, क्या मुझे मोटे तौर पे ये समझाइए कि एक आकलन ये पढ़ा जाता है कि साहब किसान, जैसा यतीश ने कहा कि किसान के प्रोडक्शन पे तो रहा कि देश इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है। पहले देश में इंपोर्ट करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता। अब ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, अब दाल भी प्रोड्यूस कर रहा है, अब चावल भी प्रोड्यूस कर रहा है, अब गेहूं भी प्रोड्यूस कर रहा है, सब हो रहा है। लेकिन क्योंकि मध्य वर्ग और बाकी लोग शोर बहुत मचाते हैं कि ये कीमतें बढ़ गई, हाँ कीमतें बढ़ गई, फूड इन्फ्लेशन हो गई, इसलिए उनकी कीमतें कम रखनी पड़ती हैं। वो कीमतें जो कम रखनी पड़ती हैं तो किसान को कम मिलता है। क्या ये लॉजिक है? ये भी एक लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यतीश ने बिल्कुल परफेक्ट बात एकदम बोल जाए। लेकिन दूसरी जो लॉजिक है कि जो सरप्लस है, सरप्लस प्रोड्यूसिंग जो किसान है वो कितने % है? सरप्लस है ही नहीं है। उनको सरप्लस करने लायक बनाने के लिए देखिए इन्होंने, आप फिर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन चलिए, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर जो है, आप कह रहे हैं कि पहले जो दिया गया उसके बाद अब उतना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यतीश बात करें कि प्रोडक्शन पे तो जोर ठीक है, लेकिन इनकम पे जोर कौन देगा? पॉलिसी का नहीं प्लीज, उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे प्रोडक्शन बढ़ाने के, प्रगतिशील बीज, प्रगतिशील खादें, प्रगतिशील मशीनें, उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं। नहीं उसमें भी एक वो भी एक पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन किसान का आज दर्द ये नहीं है कि प्रोडक्शन में जो है हम पीछे रह रहे हैं। दूसरी बात अब ऐसे जो मिडिल क्लास का प्रेशर है, अर्बन मिडिल क्लास का, कि इनकी कॉस्ट कम रखो, तो वो कम। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टोरेज अलाउंस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बंद हो जाएंगे। अब हमारे पास अगर सरप्लस है गेहूं और हम रख लें तो कल आगे एक थानेदार हमको बंद कर देगा। क्यों? कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है, पहले दिए खत्म करें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आप क्योंकि आप चाहे जितना प्रोडक्शन बना के रख ले इंडस्ट्री, उसको दिक्कत नहीं है, किसान को क्यों है भाई? हम व्हाई कांट आई एज अ फार्मर कंट्रोल माय प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करना चाहूंगा मैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। कारगिल आके इनका खरीद के ले जाएगा, FCI खरीद के चाहे जितना रख ले, वो फिर बाद में वो करेंगे और हमको नहीं करने देंगे। तो आप पहले तो उन सारे प्रोडक्ट को बाहर लाइए। देखिए 3-4 चीजें हैं इस सप्लाई चेन में। किसान को आप एक कारोबारी की तरह समझे, छोटा कारोबारी है, उसके पास एक सरप्लस है जिसको कैपिटल है, जो लैंड के फॉर्म पे, उस लैंड पे वो इनपुट डालता है, फर्टिलाइजर, सीड और इनका, इसके प्राइसेस पे इसका खर्च होता है और लेबर पे खर्च होता है। इन सबको खर्च करने के बाद उसके पास कुछ बचना चाहिए, खाने के लिए नहीं, इनकम बचनी चाहिए। तो वो अब इस तरह से नहीं देखा गया किसान को इस तरह से देखा गया कि उसके पास 2 एकड़ है या उसके पास 5 एकड़ है या उसके पास 10 एकड़ है, तो उसको ठीक है गेहूं लगवा दीजिए। अब गेहूं क्या, अब आप देखें वेस्टर्न यूपी में, पूरा वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, डार्क जोन्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन शुरू हो गई और ग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीट हो गया। तो मतलब वो फंडामेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी पे, वो ये पड़ा कि आपने राइस की प्रोडक्शन बढ़ाते रहे
और वाटर टेबल फॉल करती रही, और ये बहुत लंबे समय में हुआ आलोक जी, इसलिए ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, ये चल रहा है पिछले 20-25 साल से यही कहानी है। ट्रेडिशनली जो है ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर था, मिलेट जोन था, और मिलेट जोन में कहीं ना कहीं आपने चावल, आपने धान और गेहूं का ही समर्थन मूल्य बढ़ाते रहे, उसी को हेडलाइन बनाते रहे ना, उसी पे फोकस रहा। एक मिनट, ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज 1980 में खत्म हुआ है। 1980 के बाद से 85 ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज है जिसमें राइस है, और 85 के बाद ये किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, नहीं किसान की आमदनी नहीं बढ़ी ना। मोटा अनाज, सर मोटा अनाज में क्यों कीमतें बढ़ाई? सर एक मिनट, और सुनो, जब सबकी कीमतें बढ़ी, आलोक से भी कह रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हो तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। हाँ। इसमें किसानों के खिलाफ पूरा का पूरा रूलिंग क्लास जो है वो अर्बन मिडिल क्लास और वो सब इन्वॉल्व है। और दूसरा, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि गांव को विकास यूनिट बनाओ। जवाहरलाल को कंपेयर नहीं, जवाहरलाल के खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत छोटा सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारे समय में बढ़ा उससे कहीं ना कहीं घटा है। Yes, Minister. मैडम स्पीकर, मैं वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्रक्रिया और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति लेती हूँ। Madam Speaker, I rise to present the interim budget for the year 2019-2020. Yes. Part A. I am deeply conscious of the absence of Shri Arun Jaitley today. I am sure the House joins me in wishing Shri Jaitley speedy recovery, good health, and a long life in the service of the nation. Madam Speaker, the people of India gave a strong mandate to our government. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, we have given the most decisive, stable and clean government and have undertaken transformational structural reforms. We have reversed the policy paralysis engulfing the nation and have restored the image of the country. इस सरकार की उपलब्धि रही कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास करे और देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया. I can proudly say that India is solidly back on track and marching towards growth and prosperity. We have prepared the foundation for sustainable growth, progress and better quality of life for our. We are moving towards realizing a new India by 2022. When we celebrate 75 years of independence, an India which is clean and healthy, where everybody would have a house with universal access to toilets, water, electricity, where farmers' income would have doubled. Youth and women would get ample opportunity to fulfill their dreams. An India free from terrorism, communalism, casteism, corruption and nepotism. State of the economy. Madam Speaker, the last 5 years have seen India being universally recognized as a bright spot of the global economy. The
The country witnessed its best phase of macroeconomic stability during this period. We are the fastest growing major economy in the world today, with an average GDP growth higher during the last 5 years, higher than the growth achieved by any government since economic reforms began. From being the 11th largest economy in the world in 2013-14, we are today the 6th largest in the world. Besides generating high growth rate, we contained double-digit inflation and restored fiscal balance. Inflation is a hidden tax and an unfair tax on the poor and the middle class. The average rate of inflation during 2009-2014 was a back-breaking 10.1%. The then Prime Minister admitted as much when he said, and I quote, "We have also not been as successful in controlling persistent inflation as we would have wished. This is primarily because food inflation has increased," unquote. इसके विपरीत हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी. We brought down average inflation to 4.6%, which is lower than the inflation during the tenure of any other government. In fact, inflation in December 2018, महंगाई दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% पर घटकर आ गई. If we had not controlled inflation, our families would have been spending 35 to 40% more today on basic necessities such as food, travel, consumer durables, housing. आप कल्पना करिए 35-40% अधिक खर्चा होता हर परिवार का अगर हमने इस महंगाई पे लगाम नहीं लगाई. From the high of almost 6% 7 years ago, the fiscal deficit has been brought down to 3.4% in the revised estimate of 2018-19. The current account deficit, against a high of 5.6% 6 years ago, is likely to be only 2.5% of GDP this year. We contained the fiscal deficit, notwithstanding the Finance Commission's recommendations, increasing the share of the states from 32% to 42% in central taxes, which we accepted in the true spirit of cooperative federalism, thereby transferring significantly higher amounts to the states. Due to a stable and predictable regulatory regime, a growing economy, and strong fundamentals, India could attract massive amount of foreign direct investment during the last 5 years. As much as $239 billion was received as FDI. This period also witnessed a rapid liberalization of the FDI policy, allowing most FDI to come through the automatic route. Madam Speaker, the last 5 years have witnessed a wave of next-generation structural reforms which have set the stage for decades of high growth. We have undertaken path-breaking structural reforms by introducing the goods and services tax and other taxation reforms. Banking reforms and insolvency and bankruptcy code. The period of 2008 to 14 will be remembered as a period of aggressive credit growth, and as per RBI, the primary reason for a spurt in non-performing loans and stressed assets. Outstanding loans of public sector banks ballooned from 18 lakh crore to 52 lakh crore during this period. Many projects were started that could either not be completed or had low capacity utilization, resulting in their inability to pay back these loans. They were high stressed and non-performing assets amounting to rupees 5.4 lakh crore in 2014, even though they were not being recognized as NPA at that point of time.
Many more were hidden through restructuring or otherwise, which were discovered during the asset quality reviews and inspections carried out since 2015. हमारे सरकार में ये दम था कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहें कि ये सभी लोन्स को देखे और बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखें। We put a stop to such questionable practices and stop the culture of phone banking. The 4 R's approach of recognition, resolution, recapitalization and reforms have been followed. A number of measures have been implemented to ensure clean banking. Through a transparent and accountable process, we recognize these NPAs. The Insolvency and Bankruptcy Code has institutionalized a resolution-friendly mechanism which is helping in recovery of non-performing loans while preserving the underlying businesses and jobs. पहले सिर्फ छोटे बिजनेसमैन पर ऋण वापस करने का दबाव रहता था और अब बड़े बिजनेसमैन को भी ऋण की चिंता होती है, केवल बैंक को नहीं होती. But now defaulting managements are either paying or exiting their businesses. An amount of close to 3 lakh crores has already been recovered in favor of banks and creditors. To restore the health of public sector banks, recapitalization has been done with an investment of 2.6 lakh crore rupees. Amalgamation of banks has also been done to reap the benefits of economies of scale, improved access to capital, and to cover a larger geographical spread. हाल ही में कल हम सबको खुशखबरी मिली कि इन सब अथक प्रयासों के कारण 3 बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों से पीसीए की रिस्ट्रिक्शंस भी अब हटा दी गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस गति से बैंकिंग में सुधार हुआ है, बाकी सब बैंक्स भी बहुत तेज गति से इस व्यवस्था से निकल के फिर एक बार जोर से तेजी से बैंकिंग व्यवस्था में आ जाएंगे. Steps against corruption. We have ushered in a new era of transparency. हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई. The Real Estate Regulation and Development Act 2016, RERA, and Benami Transaction Prohibition Act are helping to bring transparency in the real estate sector. The Fugitive Economic Offenders Act 2018 will help confiscate and dispose of the assets of economic offenders who escape the jurisdiction of the laws in India. Additionally, we conducted transparent auction of natural resources, including coal and spectrum. We have walked the talk. Swachhata. As a tribute to Mahatma Gandhi, whose 150th birth anniversary we are celebrating in 2019, our government initiated the world's largest behavioral change movement with the Swachh Bharat Mission. India has achieved over 98% rural sanitation coverage, and as many as 5,45,000 villages have been declared open defecation free. It is a holistic program and has succeeded in changing the mindset of our people. व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है. स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए मैं देश की 130 करोड़ जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया. गरीब और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है. सरकार ने मौजूदा आरक्षण जो कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, उसको पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से
बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, लगभग 2 लाख सीट्स उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसी भी वर्ग के लिए वर्तमान में उपलब्ध आरक्षित सीट्स में कोई कभी कमी न आए। गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जो वर्ष 2013-14 के खर्च के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 13-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए भी बजट एस्टिमेट 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। We have worked to bridge the urban-rural divide in the country. Honorable members in this august house, many of whom are from rural areas, will agree that several times in the past, only empty promises have been made to the people living in our villages. During the last 5 years, we have undertaken targeted expenditure to improve their quality of life in all its dimensions. हमारा उद्देश्य है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, construction of rural roads has been tripled, 3 guna. 15,80,000 habitations out of a total of 17,84,000 habitations have roads, and the work is going on to complete the rest very, very soon. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is being allocated 19,000 crore rupees in budget estimate 1920 as against 15,500 in revised estimate 2018-19. जब पहले एक गरीब बच्चा पगडंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। During the period 2014-18, a total number of 1,53,000, 1,53,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र 5 वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले 5 गुना है। 1,53,00,000 घर बनाए, जो 5 गुना है पहले के वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, 143 करोड़। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। Madam Speaker, past 5 years have seen massive scale up of healthcare. पहले एक गरीब व्यक्ति इस धन संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी।
we launched the world's largest healthcare program. Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. अब तक 10 लाख बीमारों लोगों की इलाज इसके तहत इतने कम अवसर समय में हो चुकी है और लगभग 3,000 करोड़ रुपए ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बचे हैं जो ये 10 लाख लोगों को इलाज मिला मुफ्त में। लाखों गरीब मध्यम वर्गीयों को इस बात का भी लाभ हो रहा है जो कीमतें कम हुई दवाइयों में, कार्डियक स्टेंट में, नी इम्प्लांट्स में, और आज दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ते दरों पे मिल जाती है। इससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। There are 21 AIIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIIMS have been announced since 2014. 2/3 हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। और शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। The Aspirational Districts program is providing targeted development to the 115 most backward districts of the country. The program has achieved notable results with improved performance on all indicators: health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में आज कंपटीशन के द्वारा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स तेज गति से विकास से जुड़ रही है। सब सरकारी योजना वहां पहुंच रही है। किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि। मैडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया। Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hardworking farmers, supported by the pro-farmer policies of our government in the past 4.5 years, have produced agriculture commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented landholding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत
जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी ज़मीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। This income support will be transferred. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of rupees 2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। कार्यक्रम का अनुमानित खर्चा 75,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार भरेगी। PM Kisan would not only provide assured supplemental income to the most vulnerable farmer families, but would also meet their emergent needs, especially before the harvest season. PM Kisan would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living. I propose an outlay of rupees 75,000 crore for PM Kisan for the financial year 1920. I am also providing 20,000 crores in the revised estimates of the current year itself. पिछले 5 वर्षों में किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि को 2 गुना कर दिया गया। किसानों का फसली कर्ज बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 11.68 लाख करोड़ 11,68,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण बढ़ गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, उत्तम क्वालिटी बीज, सिंचाई योजना, नीम कोटेड यूरिया द्वारा खाद की कमी को दूर करे, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास इस सरकार ने 5 वर्षों में किया है। Animal husbandry and fisheries sector also need considerable support. I have increased the allocation for Rashtriya Gokul Mission to 750 crores in the current year itself. I am also very happy, Madam Speaker, to announce the setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत पड़ेगी उसको प्रावधान करेगी।
India is the second largest fish producing nation in the world, accounting for 6.3% of global production, registering an average annual growth of more than 7% in recent years. The sector provides livelihood to about 1.45 crore people at the primary level. To provide sustained and focused attention towards development of this sector, our government has decided to create a separate department of fisheries. In the last budget, our government announced the facility of extension of Kisan Credit Card Scheme to animal husbandry and fishery farmers. Now, I propose to provide the benefit of 2% interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries. 2% ब्याज की छूट इस क्षेत्र को भी दी जाती है, who avail loan through Kisan Credit Card. Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3% interest subvention. एक प्रकार से इनको किसानों के साथ सम्मान के साथ एक ही दर्जा दिया जा रहा है. To ensure provision of easy and concessional credit and to bring all farmers under the Kisan Credit Card fold, our government has decided to initiate a comprehensive drive with a simplified application form. When natural calamities strike, farmers are generally unable to repay their crop loans. Presently, the crop loans are rescheduled for such affected farmers, and they get the benefit of interest subvention of 2% only for the first year of rescheduled loans. Our government has now decided that all farmers affected by severe natural calamities, where assistance is provided from the National Disaster Relief Fund, will be provided the benefit of interest subvention of 2% and prompt repayment of 3% for the entire period of reschedulement of the loan. एक वर्ष के बदले पूरा जो समय reschedulement का है, पूरे समय उनको 2% और समय पे नए समय पे वापस देने पे 3% और यानी 5% ब्याज में उनको छूट मिलेगी. मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा. मैडम स्पीकर, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए. पिछले 5 वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है. High growth and formalization of the economy has led to the expansion of employment opportunities as shown in EPFO membership, which has increased by nearly 2 crore in 2 years, reflecting formalization of the economy. And obviously, when there is such high growth, jobs are created. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया. उनको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, सरकार ने तुरंत लागू किया 7वें वित्त आयोग को. न्यू पेंशन स्कीम को और लिबरलाइज किया गया है. कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है. 14% सरकारी योगदान. श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दोगुनी कर गई. 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया. जो लोग 21,000 तक प्रति माह कमाते हैं उनको बोनस मिलेगा और दुगना 7,000 तक बोनस देने का हमने निर्णय सरकार ने लिया है. ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई. पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है. इसी प्रकार से ESI के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 प्रति माह कर दी गई है.
प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1000 रुपए है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों, हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। Half of India's GDP comes from the sweat and toil of 42 crore workers in the unorganized sector, working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, BD workers, handloom, leather, numerous other industries. घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। We must provide them a comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in addition to the health coverage provided under Ayushman Bharat and life and disability coverage provided under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. On a monthly contribution of a small affordable amount during their working age, an unorganized sector worker joining the pension yojana at the age of 29 years will only have to contribute 100 rupees per month till he attains the age of 60.